नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच अध्याय 8 का जो कुछ भाग बच गया था उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह अध्याय 8 का दूसरा भाग है। इसका नाम है आपका खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इसका जो दूसरा भाग है उसको हम जानेंगे बेरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम। बेरी गाजा किसका नाम था? तो भरूच का यूनानी नाम की कहानी। अब ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भेरू गाजा क्या है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका भरूच का यूनानी नाम, तो आप इसमें ही टिक लगाएंगे। चलिए इस कहानी को जानते हैं। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले या आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। अब निर्यात क्या क्या किया जाता था और आयात क्या क्या जाता था, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आयात वाला जो है वो है आपका ये सारा, ये सब क्या होता था? आयात होता था। और निर्यात जो होता था वो आपका ये सारा होता था, निर्यात वाला। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे है आपका कि राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें और अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े। अब देखिए उनके लिए जो उपहार लाते थे उसमें चांदी, बर्तन इत्यादि तो होता ही था, गायक, किशोर भी होता था और सुंदर औरतें भी होती थी। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। मैंने आपको पहले सूची बना के दिखा दिया है कि ये जो है इसका सूची है। दो ऐसी चीज़ बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में होता था। अब उसमें से क्या क्या हड़प्पा युग में उपयोग होता था वो आप जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया था हड़प्पा की कहानी, उससे आप मिलान कर सकते हैं। आगे देखिए, आहत सिक्के किसे कहते हैं? ऐसा प्रश्न आया है और आएगा। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। कह रहा है कि इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। चिन्ह से ही पता चलता था 5 रुपया 10 रुपया, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाते हैं। वो ठप्पा वाला जो चिन्ह है इसीलिए इसको आहत सिक्का कहा गया है। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। कब तक प्रचलन में रहे हैं? ईसा की आरंभिक सदियों। अब देखिए, ये रहा आपका सिक्का, इसी को बोलते हैं आहत सिक्का। और इसके ऊपर देखिए, थोड़ा जान लेते हैं क्या कह रहा है कि पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह के सिक्के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराने कौन सा सिक्का था? आहत सिक्का। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, जो करीब 500 साल तक चला। यह आहत सिक्का कब तक चला? 500 सालों तक। इस चित्र में इस चित्र नीचे इसका चित्र जो है वो नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। इसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये किसके बनाए जाते थे? तो चांदी और सोने के। आगे देखते हैं विनिमय के अन्यत्र साधन या अन्य साधन। विनिमय के जो हैं वो अन्य और क्या क्या साधन होते थे उसके बारे में जानते हैं। संगम साहित्य के बारे में हमने पढ़ा है। इस छोटी सी कविता को पढ़ो। अब ये कविता क्या कह रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। कह रहा है कि खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है।
समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। कहाँ पर होता था? नमक का ज़्यादा उत्पादन समुद्र के किनारे। व्यापारी किस चीज़ से इनका विनिमय करते थे, वे किस तरह यात्रा करते थे, इसके बारे में हमने पहले ही जाना है। अब ये कह रहे हैं कि अनेक गतिविधियों के केंद्र, नगर और अनेक गतिविधियों के जो केंद्र था उसके बारे में जानते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए मथुरा, मानचित्र 7 पृष्ठ 105 पर देखो, जो हमने आपको पहले ही दिखाया था। अब ये कह रहा है कि यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर से जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी की थी। इसमें अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ये हमने मथुरा के बारे में जाना। मथुरा ऐसा प्रश्न आ जाता है कि मथुरा किसका केंद्र था? तो मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। किसकी राजधानी बनी? कुषाणों की। कितने सौ साल पहले? 2000 साल पहले। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे, इसके बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, इसको मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? वहाँ पर यदि मथुरा नाम आ रहा है तो आप मथुरा पे ही टिक लगाएंगे। अगला कह रहा है कि मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। ये स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। अब किस किस के उल्लेख मिलते हैं यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किसके उल्लेख नहीं मिलते हैं, ऐसा दे देगा और आपको वहाँ पर घुमाएगा। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। अब क्या क्या व्यवसाय था ये आपके सामने में है। ऐसा व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा से जुड़ा हुआ था। ये सारी हड़प्पा कहानी से जुड़ी हुई व्यवसाय कुछ ना कुछ है। आगे देखते हैं, कह रहा कि शिल्प तथा शिल्पकार। अब शिल्प क्या होता है, शिल्पकार क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इसको क्या कहा? उत्तरी काले चमकीले पात्र। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। उत्तर में कौन सा जगह है? वाराणसी, और दक्षिण में है आपका मदुरै। इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके केंद्र थे? तो कपड़ों के। स्त्री पुरुष दोनों यहाँ पर क्या करते थे? काम करते थे। उसके बाद करें कि अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ऐसा प्रश्न आया है और आएगा भी। शिल्पकारों की श्रेणियों का नाम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। किसके रूप में? बैंकों के रूप में भी काम करते थे श्रेणियां, जहां लोग पैसा जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। अब इसको आपने जान ही लिया है। आगे हम उत्तरी काले चमके पात्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है। अभी हमने आपको बताया भी था। कह रहा है कि ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं और इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे और जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी। इसमें एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो
इस बर्तन की शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। जो लेप लगाया जाता था उससे ये चमकीला दिखता था बर्तन। आगे हम देखते हैं सूत काटने और बुनने के नियम, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। किसके हैं? अर्थशास्त्र। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया था, हमने जाना था। इसमें वर्णन किया गया है कि इस प्रकार का विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इसमें इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को कह रहा है कि जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तर के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, और इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा भी मिलती थी। जो महिलाएं वहां पर माल लेके आती थी उसको जो चेक करने वाला होता था, यदि उस औरत की तरफ इधर उधर देखता था तो उसके ऊपर क्या करता था? सजा दिया जाता था। उसे सजा दिया जाता था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट दिया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर उल्लेख मिलता है। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडु के बारे में जानते हैं कि ये सूक्ष्म निरीक्षण किसका कर रहा हूं? अरिकामेडु का। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अरिकामेडु पांडुचेरी में ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में भी जानकारी पढ़ो। इसका मैंने आपको पहले ही दे दिया है। तो यहाँ पर अरिकामेडु के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि लगभग 2200 साल से 1900 साल, कितने सौ साल कह रहा है यहाँ पर कि 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, जहाँ पर ईंटों से बना एक ढांचा मिला है। क्या मिला है? ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं। हमें एम्फोरा क्या है ऐसा प्रश्न आएगा तो आप क्या लगाएंगे? टिक। एक पात्र है, इसके बारे में अभी जानेंगे। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। किसमें? एम्फोरा में। दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। किसमें? एम्फोरा में। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। अब एरेटाइन क्या है? ये लाल चमकदार बर्तन है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इटली के एक शहर के नाम पर इसका नाम पड़ा था एरेटाइन। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ कह रहे कि कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम था किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो कि संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे, अर्धबहुमूल्य पत्थरों के से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। मनके बनाने के भी पर्याप्त साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अभिलेख, यहाँ पर देखिए अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, ये रहा। कह रहा कि कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। आरंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ, ऐसा कह रहा है। अब अन्यत्र देखते हैं, अन्यत्र क्या कहता है। मानचित्र 6 पृष्ठ 76 में रोम को ढूंढो, वहाँ हमने देख लिया है। ये कह रहा है कि
यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक, इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था और यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस, इसको याद रखिएगा, ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। कहाँ पर? रोम में। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। किसने कहा था? ऑगस्टस ने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। ऑगस्टस और उसके बाद शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर भी बनाया। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थी। इसे ऑगस्टस ने बनाया था, इसे ध्यान रखिए। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनाए जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाहक सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बड़े खुले रंगमंडल, एम्फी थिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे होंगे, ये सोचने वाली बात है। अब यही है एक्वाडक्ट, जहाँ से सब कुछ लाया जाता था। ये देखिए, ये रहा, इसे ध्यान से आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि ईंट का था, ऑगस्टस कह रहा है कि ईंट का था, जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। आगे देख लेते हैं, कुछ उपयोगी शब्द के बारे में जानते हैं। लोहा के बारे में हमने जाना, गांव के बारे में, सिंचाई, संगम के बारे में भी जाना हमने, नगर के बारे में, बेलायकूप के बारे में, पत्तन के बारे में भी जान लिया और श्रेणी के बारे में भी हमने जाना। और इसे बार बार आप लोग जरूर देखिए, यहीं से प्रश्न आते हैं। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसको भी देख लेते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के उपप्रयोग की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले, और संगम साहित्य की रचना की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले हुई है। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले। इस तिथि को भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, खाली जगहों को भरो। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग, तभी पता चलेगा कि आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं। ग्राम भोजक की जमीन पर प्रायः द्वारा खेती की जाती थी। किसके द्वारा खेती की जाती थी? डालिए कमेंट बॉक्स में। तमिल में हलवाहे को क्या कहा जाता था? कमेंट बॉक्स में डालें। अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। ग्राम भोजक के काम बताओ। चले, ये सब तो कोई नहीं, आप उस चैप्टर पे ध्यान देंगे तो स्वाभाविक है कि आप यहाँ से 2-3 नंबर जरूर ले आएंगे। सही जवाब को ढूंढो। बेलायकूप का उपयोग नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए किया जाता था। अब क्या होगा इसमें से सही? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। उसके बाद है आपका आहत सिक्के। किसके बनाए जाते थे? चांदी, सोना, टीन, हाथी दांत के बने होते थे। क्या होगा इसका? कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। उसके बाद है आपका मथुरा महत्वपूर्ण गांव था, पत्तन था, धार्मिक केंद्र था, जंगल क्षेत्र था। क्या था? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। श्रेणी शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था। क्या होता था? जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप डालें। आज के लिए इतना ही। अगला जो होगा वो 9वां अध्याय लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। उससे पहले जो अभी तक 8 अध्याय हमने प्रोवाइड करवाया है, उसे आप लोग बार बार जरूर देखें। धन्यवाद।